नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर। मैं सतेंद्र कुमार और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई प्रायद्वीपीय पठार। और जिससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें मालवा के पठार को हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम बात करने वाले थे प्रायद्वीपीय पठार पर। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इससे पहले हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इससे पहले हम एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें कि मैंने आपको मालवा के पठार के बारे में और इसके साथ ही साथ मैंने आपको अरावली पर्वत के बारे में भी समझाया था। भाई जो हमारा अरावली पर्वत है, उस अरावली पर्वत के बारे में बताया, मालवा के पठार के बारे में बताया और मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि भाई हमारा जो पठारी क्षेत्र है, जो भारत के 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने किलोमीटर में फैला है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और जिसमें से मैंने इसको आपको बताया था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था मैंने। पहला बताया था आपको मध्यवर्ती उच्च भूमि पठार, मध्यवर्ती उच्च भूमि पठार, और जो दूसरा पार्ट था हमारा वो था आपका दक्कन का पठार। ठीक है भाई, दूसरा पार्ट क्या था हमारा? दक्कन का पठार। और मध्यवर्ती में हम लोगों ने भाई अरावली पर्वत हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा अरावली पर्वत था हम इसे कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड मालवा का पठार, हम इसे भी कंप्लीट कर चुके हैं, मालवा पठार। और इसके बाद में जब मालवा के पठार को हम कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद आता है भाई आपका बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार। कौन सा है? बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार है, जो कि मैंने आपको बताया था जो मालवा के पठार के पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्व में स्थित है। और इसी के समक्ष, यानी जब हम यमुना के मैदानी क्षेत्र को जब पढ़ते हैं तो वो इसी पठार के अंतर्गत शामिल है। जो कि हमारा बुंदेलखंड का जो पठार है, तो पूरा का पूरा जो है कि भाई यमुना के मैदान को प्रदर्शित करने का काम करता है। ठीक है, किसको काम करता है भाई? यमुना के मैदान को प्रकट करता है। या हम कह सकते हैं कि ये पठार जो है कि भाई यमुना के मैदान से होते हुए समाप्त हो जाता है। हम किस पठार की बात कर रहे हैं? बुंदेलखंड के पठार की बात कर रहे हैं। और इस पठार में भाई जो बुंदेलखंड का पठार है, इस पठार में चंबल और यमुना नदी के बहाव के कारण, जो हमारी चंबल और यमुना नदी है, इसके बहाव के कारण अनेक प्रकार के क्या बन गए हैं भाई? बड़े बड़े खड्ड का निर्माण किया गया है, यानी कि हमारे गड्ढों का निर्माण हो चुका है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भाई, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत और मैंने आपको बताया था कि ये है भाई हमारा मालवा का पठार। ठीक, ये हमारा मालवा का पठार है। और इसके पूर्व में मैंने ये आपको बताया था भाई ये आपका बघेलखंड का पठार है। क्या है? बघेलखंड का पठार। और ये पठार जो है कि भाई आपके ग्वालियर की पहाड़ियों और विंध्याचल, इन दोनों के बीच में स्थित है। कहीं हम कह सकते हैं कि भाई ग्वालियर के पठार और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में जो हमारा पठार स्थित है, इसे हम कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार या बघेलखंड का पठार, इसे हम बुंदेलखंड का पठार कहें या बघेलखंड का पठार कहें। ठीक है भाई, इसे हम लोग बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं और बघेलखंड का पठार भी कहा जाता है। और भी इसमें हम कई सारी और भी चीज़ें बात करते हैं, यानी कि जो हमारा मालवा का पठार है, तो ठीक उसी प्रकार से बुंदेलखंड का पठार भी है, जो कि इसी प्रकार से निरंतर वर्क करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर चंबल और यमुना नदी दोनों इसमें बहती हैं और इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी बहती हैं। इनकी कुछ सहायक नदियाँ भी बहती हैं, जिसके कारण क्या है कि इस पठार में किसका निर्माण हुआ है? बीहड़ खड्ड का निर्माण। किसका निर्माण हुआ है? बीहड़ खड्ड का निर्माण किया गया है। जो हमारे खड्ड हैं मतलब गड्ढे, खड्ड का मतलब किससे है? गड्ढे से है। यानी गहरे गहरे गड्ढे जो है कि यहाँ पर
बन चुके हैं और गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण किया गया है, जो कि आपके बीहड़ खड्ड के कारण, और जिस कारण यही एक रीजन है कि भाई इसमें जो जमीन है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ की जो जमीन है वो कैसी है, असमतल हो चुकी है। कैसी हो चुकी है, असमतल। कैसी जमीन है, असमतल जमीन है, असमतल जमीन है। और जिस कारण यहाँ पर कैसी मिट्टी है, अनउपजाऊ मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है, अनउपजाऊ मृदा पाई जाती है। समझ में आ गया होगा आप सभी के। अनउपजाऊ मृदा जो है कि पाई जाती है, जिसे भाई हम कहते हैं बैड लैंड टॉपोग्राफी। बैड लैंड टॉपोग्राफी मतलब ऐसी जमीन, बैड लैंड टॉपोग्राफी, ठीक है भाई। तो इस जमीन को हम क्या कहते हैं, अनउपजाऊ, जो कि किसी मतलब का नहीं हो, ठीक है। अनउपजाऊ मृदा है। कैसी मृदा है, अनउपजाऊ मृदा पाई जाती है यहाँ पर। तो ये कैसी है, अनउपजाऊ मृदा, तो जिसके कारण ये यहाँ हम फसल नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, फसल नहीं हो पाती है, जो कि आपके बुंदेलखंड के पठार के बारे में कहा जाता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें कि भाई मालवा के पठार के अकॉर्डिंग, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग इस पठार की बात करते हैं तो भाई मालवा के पठार के अकॉर्डिंग यह पठार जो है कि 1050 किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ में आया या नहीं? हाँ भाई, तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा मालवा का पठार है, जिसमें कि हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है, ये भाई 1050 किलोमीटर में फैली हुई है। सॉरी, मिस्टेक हो गया था, वो मैं आपको ये बता दिया था भाई, बुंदेलखंड का पठार नहीं है, ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जो कि 1050 किलोमीटर में फैली हुई है। और इसके कारण ही, या हम इसके बात करते हैं कि इसी पहाड़ के अकॉर्डिंग, यानी कि हम मालवा के पठार के अकॉर्डिंग ही बुंदेलखंड के पठार को पढ़ते हैं। समझ में आ गया? चलिए, इससे आगे हम कंप्लीट करेंगे, और जिसमें कि मैं आपको बता देता हूं बुंदेलखंड के पठार के बारे में। यहां तक तो हम कंप्लीट कर ही चुके थे ये सारा पॉइंट। तो हेडिंग क्या रहेगी हमारी, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है भाई, बुंदेलखंड का पठार। तो सबसे पहले मैं क्या बताने वाला था आपको भाई, बुंदेलखंड के पठार के बारे में हम बात कर रहे थे, और जिसमें कि मैं इससे पहले कंप्लीट कर चुका हूं कि बुंदेल का पठार किस प्रकार से कहाँ स्थित है, हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। एक्चुअली ये पठार जो है कि आपके मालवा के पठार का ही हिस्सा है। जो हमारा मालवा पठार है उसका पूर्वी भाग है, जो हमारा मालवा के पठार का जो पूर्वी भाग है उसी को हम कहते हैं बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। जैसे कि हम लोग मैप में मैंने आपको दर्शाया था भाई कि ये आपका, एक सेकंड ना, जिस प्रकार से मैप में हम दर्शा रहे थे भाई, मैंने आपको मैप में बताया था कि ये आपका भाई मालवा का पठार है, ठीक है, और ये आपका विंध्याचल पर्वत है, ये आपकी विंध्याचल रेंज है, और ये आपका अरावली रेंज है। ये कौन सी रेंज है? अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली रेंज है। और विंध्याचल पर्वत के जस्ट पूरब में ये है आपका भाई कैमूर पहाड़ी, जिसे हम कैमूर श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैमूर श्रेणी कहा जाता है।
और विंध्याचल पर्वत के जस्ट ऊपर जब हम बात करते हैं तो यहाँ आपका भाई भांडेर श्रेणी भी स्थित है, और ये है आपका भाई बुंदेलखंड का पठार। ये आपका बुंदेलखंड का पठार फैला हुआ है। समझ में आ रहा होगा भाई आपके। ये है आपका मालवा का पठार और ये आपका बुंदेलखंड का पठार है। और बुंदेलखंड के पठार की अगर हम बात करते हैं, जो कि इस मालवा के पठार का पूर्वी भाग है। कैसा है? इस मालवा के पठार का पूर्वी भाग है। अगर इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं कि भाई यह पर्वत विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और यहाँ हम बात करते हैं भाई विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करें या ग्वालियर के पठार की बात करें, तो इन दोनों के मध्य में स्थित है आपका बुंदेलखंड का पठार। कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड का पठार जो है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और ग्वालियर के पठार के बीच में स्थित है। जो कि हम ग्वालियर के पठार की बात करते हैं तो ये उसके बीच में स्थित है। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि भाई बुंदेलखंड के पठार का निर्माण प्राचीन नीस से हुआ है। किससे हुआ है? नीस चट्टानों से हुआ है। प्राचीन नीस चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, और जिसकी ऊंचाई लगभग 300 से 600 मीटर है। कितनी है? 300 से 600 मीटर जो है कि इसकी ऊंचाई है। हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं भाई, कितनी ऊंचाई है इस पठार की? ऊंचाई अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो इसकी हाइट कितनी है हमारे पास? 300 से 600 मीटर जो है कि इसकी हाइट है। अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं, ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो ठीक जिस प्रकार से हम भांडेर श्रेणी तक यानी विंध्याचल से लेकर के भांडेर पर्वत श्रृंखला तक ये पूरा पठार जो है कि फैला हुआ है। यहाँ तक समझ में आया आप सभी के? और इसके कारण ही, और इस पठार के, मालवा के पठार के विभाजन के कारण ही, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि भाई यमुना और चंबल, तो इन दोनों नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो कहाँ है? मालवा के पठार और बुंदेलखंड दोनों क्षेत्रों में ये नदियाँ बहने का काम करती हैं। जिस कारण, क्योंकि यहाँ की जो मृदा है यानी कि यहाँ का जो मैदान है, कैसा मैदान है भाई? असमतल मैदान है। असमतल और अनउपजाऊ भूमि पाई जाती है। कैसी भूमि पाई जाती है? अनउपजाऊ भूमि पाई जाती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ भाई बैड लैंड टोपोग्राफी। बैड लैंड टोपोग्राफी जो है कि यहाँ पर उपस्थित है। समझ में आ रहा होगा भाई आप सभी के? तो ये आपका बुंदेलखंड का पठार है, जिसके बारे में हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर? और इसी से जस्ट हम बात करते हैं भाई कि यहाँ जब हम मालवा के पठार की बात करते हैं तो बुंदेलखंड के पठार को भी इसी के साथ मिक्स करके हम लोग पढ़ते हैं। और इसी कारण मालवा का जो हमारा बुंदेलखंड का जो पठार है, जो हमारा बुंदेलखंड का जो पठार है, तो इसमें ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे मालवा के पठार में किसका निर्माण हुआ है? बीहड़ खड्ड का निर्माण हुआ है। मतलब गहरे खड्डों का निर्माण हो चुका है या किया गया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से बुंदेलखंड के पठार में भी आपके इन गड्ढों का निर्माण किया हुआ है, हो चुका है। किस कारण? नदियों के बहाव के कारण। किसके कारण हुआ है? नदियों के बहाव के कारण ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। जिस प्रकार से हम लोग बात कर रहे थे भाई कि मालवा का पठार, ठीक उसी प्रकार से बुंदेलखंड के पठार में आपकी एक चोटी स्थित है जिसे हम देवगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? देवगढ़। और जो कि आपकी लगभग 1030 मीटर ऊंची है। कैसी है? 1030 मीटर ऊंची। ठीक है भाई? देवगढ़ कौन सी चोटी है? देवगढ़ चोटी है, जो कि आपके बुंदेलखंड के पठार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड के पठार में स्थित है, जो कि आपके लगभग 1030 मीटर ऊंची है। और इसके तुरंत बाद यानी जब हम बुंदेलखंड के पठार को कंप्लीट करते हैं, और यहाँ से हम इसके आगे ज़्यादा नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है?
और यमुना और सोन नदियाँ, यहाँ हम बात करते भाई, जो सोन नदी है बुंदेलखंड के उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई गंगा में मिलती है। यानी कि जो हमारी सोन नदी है बुंदेलखंड के पठार के उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई यमुना है, सोन नदी है, तो इन दोनों के बीच की, यानी इन नदियों के बीच में जो जल विभाजक का जो काम करता है, कौन करता है? जो हमारे जल विभाजक का जो काम करता है, जल विभाजक का जो काम करता है वो कौन करता है? बुंदेलखंड का पठार या मालवा का पठार। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि भाई यह पठार यमुना, सोन, चंबल इन नदियों के या इन नदियों के जल को विभाजक का काम करता है, यानी जल विभाजक का काम करता है, जल विभाजक का कार्य करता है। समझ में आ गया? तो ये आपका भाई बुंदेलखंड का पठार था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इस बुंदेलखंड के पठार को आप भाई नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम जो अगले पठार की बात करेंगे वो आपका है भाई छोटा नागपुर का पठार। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। और इस पठार में हम बहुत ही ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी। मैं इसे रफ करता हूं भाई, आप लोग इसे नोट कर लीजिए एक बार। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाई आपके छोटा नागपुर के पठार की। यहां तक आपकी समझ में आ चुका होगा ये सारे पॉइंट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके छोटा नागपुर के पठार की, जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, देखिए भाई जो छोटा नागपुर का पठार है, अब मैं इसे छोटा नागपुर का पठार कह रहा हूं तो भाई आप जो है कि महाराष्ट्र में मत पहुंचाइएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं जाइएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी एक नागपुर है तो वहां नहीं जाना है हमें। ठीक है, ये हमारा झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। तो भाई इस पठार को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले में ये बहुत सारी चीजें हैं कि भाई ये पठार है क्या। इस पठार से कई सारे प्रश्न बनते हैं आपके छोटा नागपुर के पठार से, क्योंकि इस पठार को भाई हम ये गोंडवाना भूमि का, या हम बात करें कि भाई ये गोंडवाना भूमि का जो है कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिस कारण ये पठार जो है कि भाई खनिज पदार्थों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है भारत के अंदर। या हम इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार है ये केवल एक पठार नहीं, बल्कि इस पठार में अनेक पठार और पहाड़ियों को मिलाकर यह एक समूह बनाता है। क्या बनाता है? एक समूह को तैयार करता है, जो कि छोटा नागपुर का पठार बन करके तैयार होता है। और या हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भाई यह मध्य उच्च भूमि का, जो मैं अभी मध्यवर्ती उच्च भूमि को हम जब बात कर रहे हैं तो यह इस भूमि का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो कि पश्चिम बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका पुरुलिया। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पुरुलिया। और पुरुलिया पश्चिम बंगाल से होते हुए ये झारखंड तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? झारखंड राज्य तक फैला हुआ है। या ऐसा ही नहीं, केवल झारखंड के अनेक डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, चाहे वो आपका पलामू हो, धनबाद हो, गया हो, हजारीबाग हो, कोडरमा हो, तो ये सभी क्या हैं? ये झारखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा पठार जो है कि इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, अगर इसकी किलोमीटर स्क्वायर की हम बात करते हैं कि भाई कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, तो लगभग ये जो है कि भाई आपके 87,239 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये कितने स्क्वायर में फैला हुआ है भाई? 83,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, पठार है। और जो केवल हम ये भी नहीं कहते हैं कि भाई यह पठार जो है कि
पश्चिम बंगाल के, कहाँ से फैला है कि भाई पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, ये एक स्थान है पुरुलिया, और पुरुलिया से लेकर झारखंड के, जब हम झारखंड की बात करते हैं तो भाई झारखंड के पलामू, गया, धनबाद, हजारीबाग और कोडरमा, इन क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यहाँ ये सब क्या है, ये भाई डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, जिले हैं, ये हमारे झारखंड के जिले हैं। क्या हैं, झारखंड के जिले हैं ये हमारे। और इन जिलों में पूरी तरीके से छोटा नागपुर का पठार जो है कि फैला हुआ है। और ऐसा ही नहीं, हम इसमें और भी कई सारी बात करेंगे कि भाई इस पठार से होकर के अनेक नदियां जो है कि बहती हैं, क्योंकि इस पठार की जो प्रमुख नदियां हैं, चाहे हम महानदी नदी की बात करें, सोन नदी की बात करें, स्वर्ण रेखा की बात करें या दामोदर नदी की बात करें, तो ये मोस्टली महत्वपूर्ण रिवर्स हैं जो कि इस पठार से होकर के गुजरती हैं, या इस पठार की महत्वपूर्ण नदियां हैं महानदी, सोन नदी, स्वर्ण रेखा, दामोदर नदी। तो ये इसकी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि इस पठार से होकर के गुजरने का काम करती हैं। और हम इसमें और भी कई सारी चीज़ें बात करते हैं कि जो हमारी महानदी है यह इसके दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई जाती है, और इसी के साथ में, या हम इसकी बात करें इसके उत्तर में, जब हम इसके पठार की बात करेंगे तो इस पठार के उत्तर में आपके राजमहल की पहाड़ियाँ होंगी। कौन सी पहाड़ियाँ होंगी, राजमहल की पहाड़ियाँ होंगी, जो मैं अभी आपको डिस्कस कर दूंगा भाई। मैप जब हम मैपिंग करेंगे तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा पूरी तरीके से कितने भागों में ये बटा हुआ है। और अगर इस पठार की हम बात करते हैं तो भाई झारखंड इस पठार को, यानी कि इस पठार को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटने का काम करते हैं हम लोग, इस पठार को भाई 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारा ये पठार है तो इस पठार को हमने 3 भागों में बांटा है। इस पठार को 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है, और जिसमें कि हम बात करते हैं भाई, सबसे पहले तो आपका आता है छोटा नागपुर का पठार ही है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अगर हम सेकंड की बात करते हैं भाई, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। और अगर थर्ड नंबर पर बात करते भाई, कोडरमा का पठार, इसे हम कोडरमा का पठार और रांची का पठार, रांची का पठार। तो समझ में आ रहा होगा आप सभी के। तो भाई इसे हम जो है कि हजारीबाग, कोडरमा, रांची का पठार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सभी के। देखिए, अगर हम इसके मैप पर बात करते हैं कि अगर हम इसके मैपिंग की बात करें तो भाई ये मान लीजिए ये आपका प्रायद्वीपीय है, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत, और ये आपका झारखंड वाला एरिया है। कौन सा एरिया है, झारखंड वाला क्षेत्र है। ठीक है भाई। या हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो ये आपका पश्चिम बंगाल, और ये इस प्रकार से भाई झारखंड में फैला हुआ है पूरा। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से ये फैला हुआ है। तो हमने इस पठार को, ये हमारा जो पठार है, इस पठार को भाई हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आएगा आपका कोडरमा का पठार, ये है आपका कोडरमा। इसके जस्ट नीचे हम बात करते हैं हजारीबाग, और ये छोटा नागपुर का पठार, और ये आपका भाई रांची का पठार। ये हजारीबाग, कोडरमा, रांची। तो इस प्रकार से हम इन पठारों के बारे में बात कर रहे थे। क्लियर हो गया?
समझ में आ गया भाई सबके? हाँ भाई, जहाँ तक मेरा मानना है भाई क्लियर होगा आप सभी के। देखिए यहाँ हम कुछ और प्रकार से इसकी बात करते हैं, ठीक है। हम इसकी कुछ और प्रकार से हम डिस्कस करेंगे भाई इस पठार के बारे में, और वो कैसे बात करेंगे वो देखिए। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, आप लोग इसे नोट करें पहले। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे भाई। इसे आप नोट कीजिए एक बार। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ आपको भाई, जैसे कि हम इंडियन मैप की बात करते हैं, अगर हम इंडियन मैप को बनाएं, जब हम लोग इंडियन मैप को बनाते हैं तो भाई इंडियन मैप को बनाते समय हम जो है कि कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये जिस प्रकार से हम इंडियन मैप को बना रहे हैं भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये देखिए भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई ये है भाई आपका उत्तराखंड, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है कि आपके उत्तराखंड है, और ये आपका नेपाल है, और इस नेपाल से लगे हुए भाई हमारे कुछ स्टेट्स हैं जो कि इस प्रकार से फैले हुए हैं, चाहे हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें। और ये आपका भाई ये है आपका झारखंड, ये है पूरी तरीके से झारखंड, ये आपका छत्तीसगढ़, ठीक, ये छत्तीसगढ़ है। तो इस झारखंड में हमें जो है कि भाई पठारों को बनाना है, तो ये पठार है, ये भी पठार है, ये भी पठार है, और इस पूरे पठार को नाम दिया गया है छोटा नागपुर का पठार। इसे पूरी तरीके से हमने क्या नाम दिया है? छोटा नागपुर का पठार जो है कि हमने इसे नाम दिया हुआ है कि ये है भाई हमारा छोटा नागपुर का पठार। और जिसके उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे भाई? उत्तर पश्चिम की, यानी पश्चिम बंगाल से होते हुए, तो ये आपकी भाई दामोदर नदी है, जो कि हमारी दामोदर नदी घाटी, तो दामोदर नदी भी बह रही है। और इसमें हमारी अनेक पहाड़ियां हैं, जैसे कि हम लोग बात करते भाई ये आपकी महादेव पहाड़ी है, यहाँ हमारी महादेव पहाड़ी, ठीक है। और ये भाई अगर हम यहाँ बात करते हैं, ये आपकी रायगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, ये हमारी रायगढ़ की पहाड़ियाँ होंगी। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? रायगढ़ की पहाड़ियाँ होंगी। और रायगढ़ से जस्ट जहाँ हम ऊपर की ओर जाते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था भाई छोटा नागपुर के पठार को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो पहला है, सबसे पहला है आपका कोडरमा का पठार, कोडरमा, ठीक है। दूसरा है हजारीबाग, तो मैं यहां भाई पॉइंट डाल देता हूं 1 2 3, ये 3 जो है कि मैं यहां बनाता हूं रांची में, ठीक है, हजारीबाग का पठार। और नंबर 3 है जो आपका वो रांची का पठार है। तो इस प्रकार से इस पठार को जो है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि आपके छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना गया है। और इतना ही नहीं, अगर हम इस पठार के बारे में और भी बात करते हैं, तो भाई इस पठार पर अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे हम ग्रेनाइट चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं? ग्रेनाइट चट्टानें हैं। और यहाँ हमारा जो रांची नगर है, कौन सा नगर है भाई? रांची। समझ में आ रहा होगा भाई, रांची जो है
तो इस रांची के बारे में हम और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये कर्क रेखा के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर है, या हम कह सकते हैं कि भाई कर्क रेखा के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर जो शहर है वो कौन सा है, रांची है आपका। ठीक है, मुझे ये थोड़ा और ऊंचा बनाना चाहिए था भाई, यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपके इस प्रकार से निकलती है, आपके मिजोरम मणिपुर से होकर के भी गुजर रही है, आसाम वगैरह से होकर के नहीं गुजरेगी। तो ये आपकी कर्क रेखा है। तो ये आपका भाई रांची जो है कि बिल्कुल कर्क रेखा के सेंटर पॉइंट पे बसा हुआ है। समझ में आ गया? चलिए, तो मैं आपको यहाँ इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं यहाँ इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं तो वो भी देख लीजिए भाई किस प्रकार से कंप्लीट होंगी। तो हम कह सकते हैं कि छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार मध्यवर्ती उच्च भूमि का मुख्य भाग है। उच्च भूमि का महत्वपूर्ण भाग है। क्लियर है? महत्वपूर्ण भाग है जो कि, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं जो 87,239 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसकी प्रमुख नदियां महानदी, सोन नदी, स्वर्ण रेखा, सोन नदी, महानदी, स्वर्ण रेखा और दामोदर। क्या है? दामोदर। तो ये भाई इसकी कुछ महत्वपूर्ण रिवर्स हैं, नदियां हैं इस पठार की। समझ में आ रहा है? तो ये सभी इसकी सहायक प्रमुख नदियां हैं। और इन प्रमुख नदियों के साथ साथ जब हम और भी पॉइंट्स बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई छोटा नागपुर के पठार की जो सबसे ऊंची, अगर हम पहाड़ी की बात करें या चोटी की बात करते हैं, तो वो आपकी पारसनाथ है। क्या है? पारसनाथ, जो कि इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पारसनाथ की बात कर रहे हैं, जो कि भाई इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी है। क्लियर हो गया? हाँ भाई, समझ में आया? और मैंने आपको दिखाया भाई ये कहाँ बनी हुई है, हजारीबाग के पठार में स्थित है। कहाँ है? हजारीबाग पठार में। 1366 मीटर ऊंची ये चोटी है, जो कि हजारीबाग के पठार में स्थित है। हजारीबाग पठार में स्थित है। और इस पठार में हम और भी कई सारी चीजें हैं जो कंप्लीट करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं भाई चलिए, ये चीज तो समझ में आई गई होगी आप सभी की। चलिए, अब इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा, इसी में हम बात करते हैं भाई इस पठार को खनिज पठार कहा जाता है। खनिज पठार या खनिजों का धनी
सबसे धनी पठार जो है कि भारत में सबसे अधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। और कहाँ पर? छोटा नागपुर के पठार में उपस्थित हैं। या हम इसे कह सकते हैं भाई यह पठार खनिज पदार्थों का सबसे धनी है। ठीक है, खनिज पदार्थों का धनी पठार, खनिज पदार्थों का धनी पठार है, खनिज पदार्थों का धनी पठार है। और जिसमें ग्रेनाइट, नीस, चूना, ऐसी अनेक चीजें जो है कि भाई अनेक चीजें पाई जाती हैं इस पठार के अंदर, जो हम कह सकते हैं जिस कारण इसे खनिज पदार्थों का धनी पठार कहा जाता है। क्लियर हो गया? और मैं आपको बता दूं कि भाई जो हमारी महानदी है वह इसके दक्षिण पूर्व में बहती है। ठीक, दक्षिण पूर्व में बहती है। और इस पठार के जब हम बात करते हैं कि भाई इस पठार की जो उत्तरी सीमाएं हैं, तो उत्तरी सीमाओं पर या उत्तरी सीमा पर राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं। राजमहल पहाड़ी स्थित हैं यहां पर। समझ में आ गया? राजमहल पहाड़ियां जो है कि इसमें स्थित हैं। या हम इस पे भी इस प्रकार भी कह सकते हैं कि भाई इस पठार में अत्यंत ढाल वाले स्कार्पो, क्या कह सकते हैं? स्कार्पो क्या है? स्कार्पो के रूप में अनेक अग्रगंभीर पठार पाए जाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इस पठार में ढाल, तीव्र स्कार्पो ढाल वाली चीजें पाई जाती हैं। या हम ये भी कहेंगे कि भाई यह पठार तीव्र ढाल, कैसा है? तीव्र ढाल, जिसे स्कार्पो कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्कार्पो कहते हैं। समझ में आया? तीव्र ढाल वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, क्षेत्र पाए जाते हैं, जिस कारण इसे स्कार्पो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कार्पो कहा जाता है। और इस पठार के अंदर ही या हम बात ये भी कर सकते हैं कि भाई इस पठार में आपकी रिफ्ट वैली, दामोदर, कौन सी घाटी है? दामोदर घाटी, जो कि एक भ्रंश घाटी है। दामोदर घाटी इस पठार में स्थित है, जिसे हम भाई भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भ्रंश घाटी कहा जाता है, रिफ्ट वैली, जिसे रिफ्ट वैली कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे मेघालय के पठार के बारे में, और जल्दी से आप इसे नोट करें। और इसके बाद हम तुरंत जो है कि भाई मेघालय के पठार को कंप्लीट करेंगे। और इस पठार को कंप्लीट करने के बाद, यानी मेघालय के पठार को कंप्लीट करने के बाद, जो हमारा मध्यवर्ती जो फर्स्ट पार्ट है प्रायद्वीपीय का, हम उसे फिनिश कर चुके होंगे। और इसके दिन बाद हम लोग जो है कि किस पर चर्चा करेंगे? दक्कन के पठार के बारे में। किस पर बात करेंगे? दक्कन के पठार पर हम चर्चा करेंगे, जो कि किस प्रकार से दक्कन का पठार है, किस प्रकार से हम उसे दक्कन का पठार कहा जाता है, इसे दक्कन का पठार ही क्यों कहा जाता है, कितने स्क्वायर में फैला हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किन किन राज्यों में ये फैला हुआ है। तो यहाँ इन सभी के बारे में हम बात करेंगे दक्कन के पठार के बारे पर। यानी हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? दक्कन के पठार में, और जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपके सतपुड़ा रेंज के बारे में, फिर महाराष्ट्र के पठार के बारे में, महानदी बेसिन क्या होता है, उड़ीसा क्या है या उड़ीसा उच्च भूमि किसे कहते हैं, दंडकारण्य क्या होता है, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु का पठार। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। और यही सारी चीज़ें मैंने आपको जब हम डिस्कस कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठार को, जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो वहाँ भी मैंने आपको यही सारी चीज़ें कंप्लीट कराई थी। तो नेक्स्ट अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है भाई? मेघालय का पठार।
कंप्लीट है मेघालय का पठार। चलिए आइए कंप्लीट करते हैं मेघालय के पठार को। और जहाँ तक है भाई दक्कन कोडरमा का पठार समझ में आ चुका है, हजारीबाग का पठार भी और रांची का पठार भी। तो मैंने जो अभी आपको लिखाया था कि पारसनाथ, जो पारसनाथ है वो कहाँ है, हजारीबाग के पठार पर स्थित है, जो कि इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। और इसकी कुछ और भी विशेषताएं हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी विशेषताएं रहेंगी। ठीक है भाई, कंप्लीट करेंगे हम इस चीज़ को पूरी तरीके से। तो आप, मैं इसे रफ करता हूं भाई। अभी कोई भी अगर पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो। चलिए आगे की बात करते हैं हम मेघालय के पठार पर कि भाई मेघालय का पठार क्या कहता है। मेघालय का पठार, और आप सभी लोग जानते हैं भाई मेघालय का पठार जो कि आपके भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, पूर्वी क्षेत्र पर बसा हुआ है। मेघालय का पठार। चलिए, तो सबसे पहले आप मुझे कुछ बातें बताइए भाई मेघालय के पठार के बारे में। क्या है मेघालय का पठार? जो भी आपको पता हो आप बता सकते हैं, जो भी आपको पता है कंप्लीटली बता सकते हैं। जो भी पॉइंट्स आप जानते हैं इसके बारे में तो कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हैं, बता सकते हो आप कमेंट्स करके। कई बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, और अगर नहीं है तो भाई मैं आपको कंप्लीट करा ही देता हूँ। ठीक है, देखिए इसे हम लोग भाई शिलांग पठार के नाम से भी जानते हैं, शिलांग का पठार भी कहते हैं। क्लियर? इसे हम मेघालय का पठार या शिलांग का पठार भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको भाई सबसे पहले बात करते हैं हम मेघालय के पठार के बारे में, तो हम केवल मेघालय की बात करेंगे। देखिए यहाँ हम केवल मेघालय की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो मैं आपको भाई ये आपका क्या है, मेघालय का पठार, ये है हमारा मेघालय का पठार, और जिसमें कि अनेक प्रकार की कुछ पर्वत श्रेणियाँ उपस्थित हैं। मैं यहाँ पर मुख्य 3 पर्वत श्रेणियों को ही डिनोट कर रहा हूँ भाई। पहली क्या है, गारो, खासी, जैंतिया। तो ये प्रमुख 3 पहाड़ियाँ हैं जो कि इस प्रकार से अलग होती हैं। और मैंने आपको यहाँ एक चीज़ और दिखा देता हूँ भाई कि यहाँ आपको एक गैप दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ आपको ये एक गैप दिखाई देता है जो कि क्या है, आपके बांग्लादेश का जो क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, बांग्लादेश वाला जो एरिया है जिसे हम मालदा गैप कहते हैं। क्या कहते हैं इस वाले गैप को, मालदा गैप कहा जाता है। इसे हम लोग मालदा गैप कहते हैं, जो कि मेघालय के पठार को, यानी जो हमारा मेघालय का जो पठार है, तो हम कह सकते हैं भाई कि जो मेघालय के पठार को मालदा गैप द्वारा, किसके द्वारा, मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय भारत से, प्रायद्वीपीय भारत कहें या प्रायद्वीपीय पठार से पृथक, यानी कि क्या करता है भाई, अलग करने का काम करता है।
प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। क्या करता है? अलग करने का कार्य करता है, करने का कार्य करता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया भाई आपके? तो ये आपका मालवा मेघालय का पठार है जो कि भाई मालदा गैप के कारण प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो चुका है। कैसा है? प्रायद्वीपीय पठार से अलग है। समझ में आ रहा होगा? तो ये इस प्रकार से भाई आपने देखा होगा, ये इस प्रकार से यहाँ से प्रकट ये बना हुआ है। ठीक है, ये तो ये बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। तो वह ये क्या है? मालदा गैप के द्वारा बिल्कुल अलग किया जा चुका है। और यही रीज़न है कि भाई ये जो है कि एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर 610 से लेकर के 1830 मीटर की ऊंचाई तक जो है कि भाई ये पठार बसा हुआ है। कितने मीटर, अब कितनी ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? 610 से 1830 मीटर की ऊंचाई की बात कर रहे हैं। हम इसकी हाइट की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये हाइट में फैला हुआ है। और ऐसा ही नहीं, यहाँ पर अनेकों पहाड़ियाँ उपस्थित हैं। यहाँ अनेक पहाड़ियाँ स्थित हैं, चाहे वो आपकी गारो हो, खासी या जैंतिया, मिकिर, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर। ठीक है, एक सेकंड है ना, जैंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर। तो ये भाई कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं जो कि इस पठार पर उपस्थित हैं। और अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं भाई, ये कितने एरिया में फैला हुआ है? तो लगभग 35,291 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इतने किलोमीटर में ये पठार फैला हुआ है। और इस पठार पर, या हम और भी प्रकार से बात करते हैं, तो इस पठार का जो धरातल है, किसकी बात करते हैं? जो हम बेस की बात करते हैं, धरातल की बात करते हैं, तो भाई वो बिल्कुल पूरी तरीके से कैसा है? पॉलीजेनेटिक है। कैसा है? पॉलीजेनेटिक बसा हुआ है, या पॉलीजेनेटिक उत्पत्ति की बात करता है, या हम कह सकते हैं बहुजननिक। कैसा है? बहुजननिक। या हम ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई मेघालय के पठार का धरातल, जो धरातल है, कैसा है? पॉलीजेनेटिक है। कैसा है? पॉलीजेनेटिक। और हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? बहुजननिक कहा जाता है। इस प्रकार के क्षेत्र की उत्पत्ति करता है। क्लियर हो गया? तो ये है भाई आपका मेघालय का पठार जो हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें कुछ हम और भी कई छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे तो वो भी हम कवर करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं भाई इस पठार पर स्थित जो आपका नगर है वो है शिलांग नगर। शिलांग नगर स्थित है। और इस पठार की सबसे ऊंची चोटी भी भाई शिलांग पर्वत ही है। कौन सी है? शिलांग पर्वत ही है। शिलांग पर्वत जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? हाँ भाई, और ये अलग क्यों भी? क्योंकि रीजन है भाई कैसी है? बिल्कुल समतल है, असमतल नहीं है। ठीक है, ये समतल भूमि के कारण बिल्कुल अलग हो चुकी है मालदा गैप के कारण। तो इसी के कारण जो है कि हम बात करते हैं। समझ में आ गया हो भाई? मेघालय का पठार क्लियर हो चुका है। तो आज हम जो है कि भाई इसके आगे जब हम बात करेंगे तो वो है आपके दक्कन के पठार के बारे में। हम किसकी बात करेंगे? दक्कन के पठार पर हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा दक्कन का पठार है किस प्रकार से बसा हुआ है, किस प्रकार से फैला हुआ है। तो उसके बारे में हम पूरी तरीके से भाई डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक जो है कि आप सभी लोग बने रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।